तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MIL हिंदी सेट 1 एंड सेट 2 जो कि रांची यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। और हाँ, इससे पहले मैं क्लियर कट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि यह सिलेबस केवल और केवल 2022 से 26 वाले सेशन के कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, 23-27 वालों का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, वही काम देगा। यह 23-27 वालों का काम नहीं देगा, केवल और केवल 22-26 वालों को ही काम देगा। ठीक है, चलिए। यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, सच बता रहा हूँ, क्या बताऊँ। देखिए, आपको ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं: कुरुक्षेत्र, हिंदी व्याकरण और रचना, ठीक है, और संप्रेषण। ये इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसी को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब में सर्च मारिएगा MIL हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्ञान सागर, तो आ जाएगा। चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप से आए थे, और इसका आंसर भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, आपके भी एग्जाम में सेम टू सेम वैसा ही एग्जाम होगा। जो लोग फेल कर गए हैं इस बार पूरा लिख के भर दीजिएगा, पास कर जाइएगा। ठीक है, चाहे जिनका छूट गया था। फुल मार्क्स 100, पास करने के लिए आपको 40 नंबर लाना होगा। और बात करें तो आपका सेट 1 का क्वेश्चन है, टाइमिंग 3 आवर। ठीक है, देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन आएंगे और 5-5 मार्क्स वाले 2। पहला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार का नाम बताइए। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, केवल रामधारी सिंह दिनकर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र में कुल कितने सर्ग हैं? तो 7 सर्ग है। कितना? 7 सर्ग। बस 1 मार्क्स मिल गया। अगला है, कुरुक्षेत्र के मुख्य नायक का नाम बताइए। तो कुरुक्षेत्र का मुख्य नायक का नाम पूछे तो इसका नाम लिखिएगा युधिष्ठिर। लेकिन अगर आपको गीता के मुख्य नायक का नाम पूछे गीता का, तो गीता का हो जाएगा कौन? कृष्ण? नहीं, अर्जुन। अर्जुन होंगे मुख्य नायक। ठीक है, और कुरुक्षेत्र के कौन है? युधिष्ठिर। अगर 2 व्यक्ति का नाम बोलने वाले कुरुक्षेत्र, तो युधिष्ठिर दे दीजिएगा। और किसको दीजिएगा? बहुत सारा कैरेक्टर है, अर्जुन को ही दे दीजिए। नेक्स्ट है, क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक। आगे देखते हैं अंग नंबर। इसमें पूछा गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? ठीक है, तो देखिए, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन 3 को भेद बताइए जी? पहला भेद, उत्तम पुरुष यानी कि मैं, आई एम। ठीक है, सागर। फिर मध्यम पुरुष यानी कि तुम, जो भी हो यार। ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो तुम हो गए। ठीक है, अन्य पुरुष जो इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, ठीक है, जो हमको या आपको देख रहे हैं, वो हो गए अन्य पुरुष। जैसे वे लोग देख रहे हैं, वे लोग खा रहे हैं, तो ये हो गया। चलिए, हम लोग को डिटेल में नहीं घुसना है, फड़फड़ा के पार करना है। फिर है, गणेश का संधि विच्छेद करें, तो गणेश का होता है गना जोड़ इस। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, गना जोड़ इस, गणेश। नेक्स्ट है हमारा, कमल के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो लिख सकते हैं नलिन, कम, पंकज, सरोज, जलज। ठीक है, बहुत सारा होता है कमल का पर्यायवाची। अगला है, द्विगु समास का एक उदाहरण दें। तो देखिए दोस्तों, द्विगु समास जिस समास में संख्या प्रथम पद हो। ठीक है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास बोलते हैं। जैसे त्रिकाल, त्रिकाल, त्रि में क्या है? 3 है। ठीक है, चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं, तो यह भी हो गया हमारा द्विगु समास। पंचवटी, ठीक है, ये सभी हमारे क्या हैं? द्विगु समास हैं। त्रिरत्न। आगे देखते हैं नेक्स्ट, संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? तो संप्रेषण के जनरली 2 प्रकार में बांटा गया है। एक होता है भाषिक, एक होता है अभाषिक। ठीक है, मतलब एक वो जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है और एक वो जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं, तुम मुझे बोल रहे हो, मतलब मैं सुन रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये क्या हो गया? भाषिक हो गया। यहाँ पे जो लिखा हुआ है यह भी हमारा भाषिक हो गया है। ये भाषा में ही लिखा गया है जी, हिंदी भाषा में। ठीक है, 1 2 वो भी हमारा भाषिक हो गया। अब हम किसी को इशारे से कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आँख मार रहे हैं, चाहे मुंडी हिला रहे हैं, तो उसमें भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अभाषिक। जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है उसे बोलते हैं अभाषिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वाचन कला का सबसे सशक्त माध्यम क्या है? देखिए, जब अभी हम लोगों ने जाना 2 प्रकार के होते हैं संप्रेषण, एक भाषिक और एक होता है अभाषिक। ठीक है,
तो भाषिक में भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं भाषिक। और अब खुद आप बोलिएगा, भाषा का प्रयोग करके सबसे अच्छा बोल सकते हैं ना, बिना भाषा का प्रयोग करके? तो वाचन कला का सबसे सशक्त माध्यम है भाषिक माध्यम। ठीक है, भाषिक माध्यम। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर का साहित्य परिचय दें। अगला है संधि और समास में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखें। ठीक है, अब 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो इसमें होंगे नहीं, क्योंकि 20 मार्क्स वाले होंगे। क्वेश्चन आपका 100 मार्क्स का है, तो 20 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। पहला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए। दूसरा है कुरुक्षेत्र के, एक मिनट यार क्या बताऊं, खाना खाने के बाद नाजिब लगता है गर्मी के दिनों में ना। कुरुक्षेत्र के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है हमारा संप्रेषण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालें। 7 नंबर क्वेश्चन है साक्षात्कार लेना भी एक कला है, स्पष्ट करें। जी हाँ, इंटरव्यू लेना भी एक कला है। 8 नंबर है समाचार वाचन से क्या समझते हैं, एक अच्छे समाचार वाचक की विशेषता बताइए। 9 नंबर है विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण देते हुए इसके भेदों को स्पष्ट करें। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन सेट 1 में पूछे गए। अब चलिए हम लोग सेट 2 में चलते हैं और देखते हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, ताकि ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में भिड़ जाए तो बहुत अच्छा है जी। और डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन भिड़ेगा, सब नहीं भिड़ेगा लेकिन कुछ क्वेश्चन भिड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। तो ये हमारा सेट 2 का पेपर है जो सेकंड सेट में पूछा गया था रांची यूनिवर्सिटी में। इसमें हमारा पहला है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था ना, ये चलिए, तो मुंगेर बिहार में हुआ था। ठीक है, मुंगेर बिहार में हुआ था। और मुंगेर बिहार क्या नाम था, सिमरिया या कुछ नाम था गांव का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष लिखिए। कुरुक्षेत्र की जो है यह कब प्रकाशित हुआ, अरे बाप इतना गर्मी से ना परेशान हो गए हैं। तो कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा दोस्तों 1946, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम पे लिखा गया था। ठीक है, और रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। नेक्स्ट है महाभारत के रचनाकार का नाम बताइए। तो देखिए महाभारत के रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। कुरुक्षेत्र में काय किसे कहा गया है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में पविकाय कहा गया है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि बहुत आकर्षक, एट्रैक्टिव। ठीक है, या फिर बहुत प्यारा। नेक्स्ट है हमारा रामधारी सिंह दिनकर। मुझे लगता है मैंने घ नंबर क्वेश्चन का आंसर उतना अच्छा से नहीं बता पाया हूँ। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो देखिए इनकी एक रचना थी जो 1972 में प्रकाशित हुई, सॉरी 1972 में दिया गया, और उनकी रचना का नाम था उर्वशी। उर्वशी नाचेगी मेनका नाचेगी, कहाँ पे होते हैं उर्वशी मेनका, सब वहीं पे क्या बोलते हैं इंद्र के पास ना, इंद्र भगवान नचाता ही रहता है, मालूम नहीं यार। देवताओं में इंद्र एक एकदम ऐसा कैरेक्टर निभाए हैं, उसको ऐसा बना दिया गया है, मालूम नहीं अब कैसे हैं वो तो हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते हैं, लेकिन इंद्र भगवान को ऐसा बनाया गया कि सुनने से प्रतीत होता है कि यार आदमी खाली नाचे गान करते रहता है। नेक्स्ट है संज्ञा कितने वेद हैं, तो 5। संज्ञा के 5 वेद होते हैं, हम सभी जानते हैं। कौन कौन, व्यक्तिवाचक, ठीक है, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, यही सब, और भाववाचक। अगला है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो कवि का होता है कवित्री। कैसा लिखिएगा, कवित्री, ये कवित्री होता है ना, ये त्री, और सही होगा ये दुर्गई, यार दुर्गई होता है। ठीक है, कवित्री। नेक्स्ट है हमारा अमृत का विलोम शब्द क्या होता है, तो अमृत को हम लोग बोलते हैं उल्टा, अमृत पिएगा मतलब विष पिएगा, मतलब दारू पिएगा ना। चलिए ये सब नहीं पीना है जी, नहीं तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा संधि और समास में अंतर स्पष्ट करें। संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, इनमें क्या अंतर पाया जाता है, लिखना है, 5 मार्क्स का। नेक्स्ट है वचन की परिभाषा देते हुए इसके भेदों को लिखिए। आगे देख लेते हैं 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन। पहला है कुरुक्षेत्र के आधार पर युद्ध और शांति की समस्या पर विचार कीजिए। नेक्स्ट है भीष्म पितामह की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगला नंबर है संप्रेषण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है,
आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, वाक कला को स्पष्ट करते हुए इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट, संप्रेषण के विविध माध्यमों का उल्लेख कीजिए। कुरुक्षेत्र के मूल प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालिए। दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में आए हुए थे। अब आपका एक क्वेश्चन है कि क्या वही सब क्वेश्चन रिपीटेड होंगे जो हमें पिछले साल आए थे? बिल्कुल रिपीटेड नहीं रहेगा यार। हाँ, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं, पूरा का पूरा पेपर रिपीटेड नहीं रहेगा, ठीक है। और हाँ, ये जो मैं पेपर दे रहा हूँ, इन दो को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा सभी क्वेश्चन का आंसर लिखने का, ठीक है। और यहाँ से ज़रूर कुछ क्वेश्चन मैच करेंगे, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मैच कर जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिनिमम 5-6 क्वेश्चन मैच करेगा, एक से ज़्यादा मैच करेगा लेकिन मिनिमम 5-6 करेगा, ठीक है। दोनों का PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप सभी इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा एंड अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट है। इस बार पार लगा दीजिए किसी तरह से, एकदम पेज को फुल कर करके लिखिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर एक खड़ा पन्ना में दीजिए दोनों साइड। 20 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर आप लोग कोशिश कीजिए 3 खड़ा पन्ना में दोनों साइड करके, ठीक है। इतना कर पाइएगा तो आप पास हैं, और इतना नहीं कर पाइएगा तो आपको कम से कम इतना तो करना पड़ेगा, 5 मार्क्स का एक खड़ा पन्ना का एक साइड, ठीक है ना। मतलब 2 को 5 मार्क्स का है तो दोनों खड़ा पन्ना में कर दिए, ठीक है। और 20 मार्क्स वालों का 2 खड़ा पन्ना में पूरा पूरा करना है। इतना करना ही पड़ेगा, इससे कम में तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम होने के बाद अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी अंडरस्टैंडिंग इंडिया वगैरह में कोई फेल हुए हैं तो उसका भी हम जल्दी से दे देंगे, ठीक है। और वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है रांची यूनिवर्सिटी का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।